आदाब नाजरीन, सलाम जे के देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछी और मेरे साथी रहमत कलीम। नाजरीन 8:37 हुए हैं और 8:37 से 10 बजे तक यानी कि 9:55 तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा सलाम जे के। और इस प्रोग्राम के 3 पड़ाव, पहले पड़ाव में भी खबरें होंगी, दूसरे पड़ाव में भी खबरें होंगी और उसके साथ साथ ही तीसरे और आखिरी पड़ाव में जहां कुछ आलमी खबरों का जिक्र करेंगे, उसके साथ साथ ही जो है लास्ट के 10 से 12 मिनट वो आपके लिए यानी कि आप उसमें अपने फ़ोन कर सकते हैं, अपनी शिकायत इंतज़ामी के अफसरान तक पहुंचा सकते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। लेकिन प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक आज की अगर हम बात करेंगे तो आज तारीख के हवाले से यानी कि उस पर भी बात करनी ज़रूरी है। आज 7 अक्टूबर और तारीख में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपके नज़र करेंगे कि आज ही के दिन यानी कि 7 अक्टूबर 1571 में ऑस्ट्रेलिया के जान ने तुर्की के बेड़े को शिकस्त दी है। और आज ही के दिन 7 अक्टूबर 1701 में जर्मनी, इंग्लैंड और हॉलैंड ने फ्रांस मुखालिफ समझौते पर दस्तखत किए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन यानी कि 7 अक्टूबर 1708 में सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह का इंतकाल हुआ। और आज ही के दिन 1737 में बंगाल में आने वाले खौफनाक तूफान में 3 लाख अफराद जान बाग हुए। और आज ही के दिन 7 अक्टूबर 1812 में नेपोलियन ने रूसी फौज को शिकस्त दी है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1879 में बरतानिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1906 में बैंक ऑफ इंडिया का क़याम अमल में आया है। और आज ही के दिन साल 1908 में क्रीट तुर्की के खिलाफ बगावत करके यूनान के साथ शामिल हो गया, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, कुछ चंद अहम मालूमात थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत में करेंगे सबसे पहले बात बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है जनूबी कश्मीर से। जनूबी कश्मीर में SI की कार्रवाई लगातार कई अजला के अंदर, जहाँ पुलवामा के अंदर जिला पुलवामा, उसके साथ साथ ही अनंतनाग और कुलगाम के अंदर भी SI की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। आज सुबह ही जहां हम कुलगाम, अनंतनाग और त्राल इलाकों में छापामारी की गई है। अगर हम त्राल की बात करेंगे तो त्राल में भी एक दुकानदार के घर पर छापामारी की गई है। उसके साथ साथ ही SI की टीम के हमरा पुलिस और CRPF के एहलकार भी शामिल थे। उसके साथ साथ ही जिला अनंतनाग के अंदर भी मटन का एक इलाका है जहां पर ये छापामारी आज सुबह ही हुई। उसके साथ साथ ही कुलगाम के अंदर भी SI की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई है। तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर SI की जानिब से आप छापामारी की गई है, जहां पर कई अहम दस्तावेजात और मोबाइल फ़ोन जब्त करने का दावा किया गया है। आज सुबह ही SI की जानिब से छापामार कार्रवाई और कार्रवाई के दौरान अहम कागजात, अहम दस्तावेजात के साथ साथ कुछ मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं, जबकि इन अफराद से पूछताछ की गई है। SI की जानिब से SI की टीम के हमरा पुलिस और CRPF के एहलकार भी मौजूद थे। त्राल के अंदर जहां पर SI की जानिब से कार्रवाई की गई है, मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे शेख कौसर के पास। कौसर, क्या कुछ तफसीलात है आज सुबह जिस तरह से त्राल के अंदर एक कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल गवर, आपको बता दूं कि आज 5 बजे के करीब SI की जानिब से आज त्राल टाउन में एक रेड पड़ी। बताया जा रहा है कि मुर्तजा मजीद नामी एक दुकानदार के घर में रेड पड़ी। 5 बजे से लेके तकरीबन 8 बजे तक ये रेड जारी रही और इसमें कुछ जो मतलब मुर्तजा के घर वाले हैं उनसे पूछताछ भी हुई किसी मामले को लेके। और इसके साथ साथ जब ये 8 बजे रेड खत्म हुई तो बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेज के साथ साथ फोन भी अपने तवीले में ले लिए गए। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये रेड किस मामले को लेके पड़ी है। तो आपको बता दूं कि एक खदशात पैदा होते हैं कि ये जो मुर्तजा है ये पेशे से दुकानदार है और ये मोबाइल बेचता है, तो कहीं ना कहीं ये उस सिलसिले में भी ये रेड हो सकती है। तो लेकिन अभी ये बताना मुश्किल होगा। और इसके साथ साथ वाजह रहे कि साउथ में कुछ बाकी इलाकों में भी रेड पड़ी है, जैसे कि कुलगाम, शोपियान और दीगर इलाकों में भी रेड पड़ी है। तो अब
आने वाले समय में पता चलेगा कि ये किस मामले को लेकर रेड पड़ी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेख कौसर आपका। ये थे त्राल से शेख कौसर तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर त्राल के अंदर ही आज सुबह करीब 5 बजे के करीब SI की जानिब से जो है छापामारी कार्रवाई अंजाम दी गई है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे कुलगाम के अंदर भी SI की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई है। जिला अनंतनाग के अंदर भी SI की जानिब से कार्रवाई की गई है। अनंतनाग में क्या कुछ तफसीलात है और साथ ही साथ कुलगाम के अंदर भी कुछ जो है छापामारी की गई है। मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास। फिदा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या अभी तक कुछ अपडेट्स हैं? देखिए गवर, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें कि जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग की, जहां पर सुबह सुबह ये खबर आ रही है, हालांकि इस खबर की अभी मैं आपको बता दूं कि जितने भी नाजरीन हैं उनको मैं ये साफ कर दूं कि अभी तक SI की तरफ से या पुलिस की तरफ से इस हवाले से कोई जो बयान है वो सामने नहीं आया। लेकिन जो खबर है वो ये है कि जो हमारे ज़राइल के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि SI की टीम अलल सुबह आज अनंतनाग पहुंची और अनंतनाग के कई मकामात पर इस वक्त छापामार कार्रवाई जो है वो जारी है। अभी इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। क्या किसी की गिरफ्तारी मुतवक्का है, क्या कोई वहां से कोई चीज मिली है, इस हवाले से अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है SI की तरफ से। लेकिन अभी 2-3 चीजों पर अगर हम नजर डालेंगे, पिछले एक महीने से जहां पे कुलगाम और अनंतनाग में SI की तरफ से कई बार जो है वहां पर टीम पहुंची, अलल सुबह टीम पहुंची और वहां पर छापामार कार्रवाई की गई है। हालांकि उन छापों में किसी की गिरफ्तारी जो है वो मैं आपको बता दूं, याद दिलाना चाहूंगा कि किसी की गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई है। हालांकि वहां से जो बताया गया कि कुछ कागजात जो है वो बरामद किए गए हैं। लेकिन अभी जो आज की खबर आ रही है सुबह सुबह, हालांकि अभी जिस तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी के साथ बात करने की इस हवाले से कि किसकी जगह पर ये छापामार कार्रवाई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि जनूबी कश्मीर का जिला अनंतनाग और जिला अनंतनाग के कई जगहों पे इस वक्त SI की छापामार कार्रवाई जो है वो जारी है। गवर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थी तफसीलात फराम कर रहे थे फिदा हुसैन अनंतनाग से, जहां SI की जानिब से आज सुबह ही कार्रवाई की गई है जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर, जहां पुलवामा अजला के अंदर, साथ ही साथ अनंतनाग और कुलगाम के अंदर भी SI की जानिब से कार्रवाई की गई है, छापामार कार्रवाई। और जो त्राल के अंदर कार्रवाई की गई है वहाँ पर जो खबर आ रही है ज़राए के हवाले से कि जहाँ पर छापामार कार्रवाई हुई है, पूछताछ के साथ साथ ही कई अहम दस्तावेज़ात और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। ये ज़राए के हवाले से खबर है। उसके साथ साथ ही अनंतनाग में भी इसी तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। उसके साथ साथ ही ज़िला कुलगाम के अंदर भी इसी तरह की खबरें मौसूल हो रही है। चलिए, बढ़ते आगे। बात जहां हम SI की कार्रवाई की करते हैं, वहीं पर एक और बड़ी कार्रवाई फौज और पुलिस की जानिब से जिला शोपियां के अंदर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जिला शोपियां से एक हाइब्रिड मिलिटेंट की गिरफ्तारी हुई है। शोपियां के हेप खोरी मलडेरा इलाके में एक हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस की जानिब से कहा गया है कि एक हाइब्रिड मिलिटेंट जो कि लश्कर तैयबा के साथ वाबस्ता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि एक मुसद्दिक का इतला मिलने पर पुलिस स्टेशन जैनापुरा की जानिब से, जिनके साथ उस वक्त फौज और CRPF की एक पेट्रोलिंग पार्टी ने एक हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हैपखोरी मलडेरा इलाके में एक मुश्तबह हालत में उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई है तो उसके कब्जे से एक पिस्टल बरामद हुआ है। उसके साथ साथ ही कुछ गोलियां भी बरामद की गई हैं। हाइब्रिड मिलिटेंट की शिनाख्त जो है वो यावर अहमद पड़र के बतौर हुई है, जो कि हप जैनापुरा शोपियां इलाके का रहने वाला है। उस सिलसिले में पुलिस की जानिब से जब मजीद पूछताछ की गई है, मजीद इनसे तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से एक पिस्टल और साथ ही साथ 12 गोलियां जो है वो अब बरामद की गई है इस हाइब्रिड मिलिटेंट से। ये पुलिस की जानिब से कहा गया है कि ये इनकी गिरफ्तारी हुई है हैपखोरी मलडेरा शोपियां इलाके के अंदर, जहां पर पुलिस, फौज और CRPF ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक लश्कर तैयबा नामे मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है।
चलिए बढ़ते आगे बात जरा हम करेंगे जहां हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस के हवाले से एक और बड़ी खबर, जहां हाल ही में हमने कहा था कि आपसे इसी प्रोग्राम में कि जम्मू कश्मीर पुलिस को अब जदीद आलात वो फराम किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अब इस हवाले से एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जदीद कारी के मनसूबे पर अब गौर किया जाएगा कि उन्हें जदीद जो टेक्नोलॉजी के हथियार हैं वो फराम किए जाएंगे और फाइनेंशियल कमिश्नर होम जो है वो इस 6 रुकनी टीम की सरबराही करेंगे, वो इसके सरबराह होंगे और इस सिलसिले में जदीद तरीन हथियारों की खरीदारी और दीगर आलात जो है जो पुलिस को दरकार हो गए मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान, इस पर एक मंसूबा तैयार किया जाएगा। उसके बाद ही वजारत दाखिला को भेज दिया जाएगा। वजारत दाखिला की मंजूरी मिलने के बाद ही जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को इस तरह के हथियार फराहम किए जाएंगे। आपको बताते चले कि इससे कबल भी एक नई दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई थी इस मामले को लेकर, जहां पर कुछ आपको बताते चले कि जिस तरह से ये खबर आ रही है कि इस सिलसिले में 6 रुकनी टीम फाइनेंशियल कमिश्नर होम की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी की टीम तश्कील दी गई है। इस सिलसिले में एक मंसूबा तैयार करेंगे, उसके बाद ही वजारत दाखिला को भेज दिया जाएगा और उसके बाद ही उसके मंजूरी मिलने के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस को जो मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई है उसको अंजाम देने के लिए जदीद तरीन हथियार फराहम किए जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए, नए हथियार से लैस करने के लिए और नए तकाज़ों को पूरा करने के लिए वजारत दाखिला बाज़ाब्ता तौर पर सरगर्म है। और ख़बर ये मिल रही है कि बाज़ाब्ता तौर पर अब कमेटी के ज़िम्मे पूरी तौर पर यह तस्वीर चली गई है और पूरा मामला कमेटी के पास है। और इसकी 6 रुकनी कमेटी जो है ये कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर अब तय करके एक प्रपोजल दिल्ली सरकार को यानी कि मरकज़ी वजारत दाखिला को भेजेगी। उसके बाद मरकज़ी वजारत दाखिला की जानिब से उसे हरी झंडी दिखाई जाएगी, ताकि जिस तरह से मिलिटेंसी बढ़ती जा रही है और मिलिटेंटों के पास से जिस तरह के नए नए टेक्नोलॉजी वाले हथियार और नई नई टेक्नोलॉजी देखी जा रही है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए इस तरह की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को मॉडर्नाइज किया जाए, नए आलात से लैस किया जाए और इसी ज़रूरत के पेश नज़र बाज़ाब्ता तौर पर यह कमेटी तश्कील दी गई है। चलिए बढ़ते आगे, अब बात जरा करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। एक और बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से एक सर्वे हुआ है, एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बच्चों के हवाले से सर्वे किया गया है कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक ताज़ा रिपोर्ट, और इस ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 4 सालों में बच्चों की ग़िज़ायत की सूरत हाल जो है वो मज़ीद बदतर हुई है, अबतर हुई और 27% बच्चे जो स्टेंट है उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ये इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ की ये रिपोर्ट है जहां पर 27% ऐसे बच्चे हैं जो स्टेंट माने जाते हैं और उनमें गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि जो बच्चे हैं जो अंडर वेट हैं उनमें कहीं ना कहीं इनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हुई है, यानी कि उससे पहले वो 12% अगरचे थी उसमें अब 19% तक वो जा पहुंची है जो अंडर वेट है। उसके साथ साथ ही गुज़िश्ता 4 सालों की हम बात करेंगे, ये इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। उसके साथ साथ ही 17% से 21% जो दूसरे बच्चे हैं जिनके वज़न में कहीं ना कहीं इजाफा अगरचे हुआ है वो उनमें 17 से 21% इजाफा हुआ है। ये इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। मजीद इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, सीधा चलते हैं अपनी नुमाइंदे साहिल इकबाल के पास। साहिल, क्या कुछ अपडेट है इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट में, जहां पर गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान ये देखा जा रहा है कि बच्चों के जो ग़िज़ायत में उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी नहीं हुई है, वो मजीद अबतर हुई है। बिल्कुल गौहर, जिस तरह से आपने बखूबी फरमाया कि ये जो नई रिपोर्ट आई है इसने बड़े इंकशाफात किए हैं, क्योंकि हम अगर एक तरफ से देखें तो सरकार आए दिनों बड़े बड़े दावे करती है कि यहाँ पर जो है माल न्यूट्रिशन के हवाले से बात करती है, या स्कूलों या उसके साथ साथ आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनको कायम करने की बात करती है और वहां पर ये सारी चीजें जो है दस्तयाब रखी जाती हैं ताकि जो माल न्यूट्रिशन हो रही है बच्चों में उसको रोका जा सके। लेकिन वहीं ज़मीनी सतह पर अगर हम देखते हैं तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ही जो रिपोर्ट है तैयार की गई है और इसमें भी आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं और ये जो परसेंटेज है, जो बच्चों की माल न्यूट्रिशन परसेंटेज है वो बढ़ रही है। हालांकि इक़दाम उठाए जा रहे हैं, बड़े बड़े इस पे फंड्स भी वागुजार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये बढ़ रही है। और
इस सर्वे के मुताबिक अगर हम देखें 27% बच्चे जो स्टैंड हैं, यानी 2000 जो इससे पहले ये सर्वे हुआ था, 4 जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। यानी जहां पर वो स्टैंडिंग था, जहां पर ये परसेंटेज स्टैंडिंग थी, उससे ऊपर ही गया है, बल्कि उससे नीचे नहीं आया है। सर्वे से पता चलता है कि कम वजन वाले बच्चों की शरह 12% से बढ़कर 19% हो गई है, और इस अरसे में जाया होने वाली जो शरह है वो 17% से बढ़कर 21% हो गई है। सर्वे से ये भी पता चला है, सर्वे जिसे मुल्क में सेहत के तहकीकी मुताले के लिए बुनियादी समझा जाता है, उसमें शुमार जो है, आपको बता दें कि ये सर्वे जो है इसको पूरे मुल्क में अगर हम बात करें तो इस सर्वे को सेहत के लिए एक जो है मुताला समझा जाता है, और इसमें बहुत सारी चीजें जो है देखी गई हैं। जिस तरह से हम अभी बात की कि हाइट बच्चों की बढ़ती है, या वजन बच्चों का बढ़ता है, या उनका पूरा वजन होता है, तो इस सर्वे में ये सारी चीजें देखी गई हैं। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो जो है चौंका देने वाली है, क्योंकि हम किसी भी लिहाज से आगे नहीं गए हैं। बच्चों की वजन की बात हो, या बच्चों की हाइट की बात हो, या फिर उनको पूरी तरीके से जो ग़िज़ा मिलती है उसकी बात हो, तो हर लिहाज से हम जो है पीछे जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट में वाज़ह तौर पर बताया गया है कि हम तमाम चीजों में कितने पीछे जा रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से इसको बताया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, तफसीलात फराहम करने के लिए, बताने के लिए कि क्या कुछ सच्चाई है रिपोर्ट में। जाहिर सी बात है बच्चों की ग़िज़ाइयत और बच्चों की जो उम्र है उसके हिसाब से उसका वज़न और मुनासिब ग़िज़ा न मिलने की वजह से बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह की शिकायतें मौसूल होती हैं, और जब रिपोर्ट आती है तो फिर मालूम होता है कि जो सरकारी महकमे हैं, ख़ासतौर से हेल्थ से जुड़े हुए जो महकमे हैं या इंतज़ामिया जो हैं, उनकी कारस्तानी जो है, उनकी मेहरबानियाँ जो हैं, किस तरह से बच्चों को लेकर के ज़मीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट साफ साफ आपको आईना दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। इंतज़ामिया को भी अपना चेहरा इसमें देखना चाहिए। बढ़ते आगे, और बिजली को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर खबर मिल रही है कि 24 घंटे जो बिजली की तैयारी चल रही है, इंतजामिया की जानिब से एक दावा भी किया गया है कि मौसम सरमा में सार्फिन को 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये इस तरह की खबर सामने आ रही है। जी नाज़रीन, बात अगर करें हम वादी कश्मीर की, तो वादी कश्मीर क्योंकि विंटर जो है अब शुरू होने वाला है, उसके साथ साथ ही अब इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि अब सार्फिन को मौसमी सरमा में 24 घंटे बिजली फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सरकारी सतह पर कोशिश जारी है। ये इंतजामिया की जानिब से कहा गया है, और इस सिलसिले में जो मुतल्लिका महकमा है यानी कि PDD महकमा, उस पर जोर दिया गया है कि वो मौसमी सरमा में बिला खलल बिजली की यकीन फराहमी को यकीनी बनाए। ये इंतजामिया की जानिब से मुतल्लिका महकमा को हिदायत दी गई है और उन पर जोर दिया गया है। और साथ ही साथ जो हुकाम है, इंतजामिया है, उन्होंने सारिफीन पर भी जोर दिया है कि वो बिजली फीस की अदायगी को तरजीह दे, यानी कि वो बिजली फीस जो है वो अदा करे, तरजीह बुनियादों पर वो तरजीह दे फीस की अदायगी को लेकर, और साथ ही साथ वक्त पर उसे अदा करे। ये इंतजामिया की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ इंतजामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो 1600 मेगावाट बिजली है, उस तलब को पूरा करने के लिए सालाना 2000 करोड़ रुपए सरफ करने पड़ते हैं। ये इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि इस सिलसिले में जितना रकम खर्च करना पड़ता है, इस सिलसिले में बिजली फीस की अदायगी भी ज़रूरी है। अगर वक्त पर बिजली फीस अदा ना करेंगे तो शायद बिजली की जो किल्लत है वो ज़रूर वादी कश्मीर में हो सकती है। अब चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की जानिब से जो सारिफीन को उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर सारिफीन वक्त पर बिजली की बिलों की अदायगी करेंगे तो महकमा सारिफीन को 24 घंटे बिजली की फराहमी के लिए वादा बंद है। ये चीफ सेक्रेटरी की जानिब से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले जो चंद साल है जो सारिफीन के लिए 24 घंटे की बिजली की फराहमी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1,15,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जो पहला मरहला था जहां पर ये स्मार्ट मीटर लगाने थे। उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जुलाई 2023 तक मजीद करीब 6 लाख ऐसे मीटर लगाए जाएंगे दूसरे फेज में। ये उनकी जानिब से कहा गया है कि अगरचे पहले फेज में 1,15,000, लेकिन दूसरे फेज साल 2023 तक जुलाई तक करीब 6 लाख मीटर लगाए जाएंगे वादी कश्मीर के अंदर। ये उनकी जानिब से कहा गया है।
तो चले नाजरीन, बढ़ते आगे। बात जहां हम वादी कश्मीर की कर रहे हैं, वादी कश्मीर के आने वाले जो मौसम सरमा होगा तो बिजली के हवाले से इंतजामिया का क्या कुछ कहना था वो हमने आपके सामने रखा। अब जरा बात करते हैं, बढ़ते आगे, बात जरा लोक अदालतों की भी करते हैं, क्योंकि 12 नवंबर से बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल लोक अदालत उनकी शुरुआत होगी। 6 लाख से ज़्यादा सार्फिन के मुकदमात जो है वो ज़ेर इल्तिवा में पड़े हैं और अब 12 नवंबर से लोक अदालत मुनक्कद की जाएंगी। ये इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे तो पूरे मुल्क के अंदर ऐसी कुछ रियासतें हैं जहां पर केसों की तादाद, जो मुकदमात की तादाद वो कहीं ना कहीं वो बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करेंगे मुल्की सतह पर तो जो यूपी की बात करेंगे तो करीब 28,318 केसेस पेंडिंग है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 18,093 केसेस पेंडिंग है। दिल्ली में 15,450 केसेस पेंडिंग है। मध्य प्रदेश में 10,319 केसेस पेंडिंग है। कर्नाटक की बात करेंगे तो 9,615 केसेस पेंडिंग है और इस सिलसिले में 7,996 केसेस ओवरऑल अगर हम बात करेंगे मुल्क के अंदर तो पेंडिंग है, ज़ेरी इल्तिवा में है। और इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर 12 नवंबर से नेशनल लोक अदालत मुनक्कद की जाएंगी। नेशनल लोक अदालत के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर अदालतों के अंदर जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, मुकदमात का बोझ जो अदालतों पर है, उन अदालतों पर बोझ को कम करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल लोक अदालत का अब सहारा लिया जा रहा है और इसमें सबसे अहम रोल नलसा का हो जाता है। बताया जा रहा है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश काबिल तारीफ भी है कि जिस तरह से अदालतों के ऊपर बोझ है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर निचली अदालतें हों, इन तमाम अदालतों में जो मुकदमात का बोझ है वो इंतहाई दर्जे का बड़ा बोझ है। और इस बड़े बोझ को लेकर के हम पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर जिस तरह से साबिक चीफ जस्टिस हों या मौजूदा चीफ जस्टिस हों या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हमपल्ला दूसरे जजेस हों, इन तमाम जजेस को हमने मुसलसल ये कहते हुए कई प्लेटफॉर्म से देखा है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला अदालतों के सामने है वो 2 बुनियादी मसले हैं और उन 2 बुनियादी मसलों में सबसे अहम मसला अदालतों के ऊपर भारी बोझ है। भारी बोझ के बाद दूसरा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इन दोनों मसलों की वजह से अदालत अपना पूरा काम 100% नहीं कर पा रही है। जाहिर सी बात है, अदालत के ऊपर जब इतना बोझ होगा, सीटें खाली होंगी, जजेस कम होंगे, बेंचेस कम होंगी, मुकदमात रोजाना की बुनियाद पर दाखिल होते रहेंगे, दर्ज होते रहेंगे, तो बोझ बढ़ता चला जाएगा और मामला फंसता चला जाएगा। इसलिए अब नलसा के बैनर तले बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल लोक अदालत का सहारा लिया जा रहा है और नेशनल लोक अदालत के जरिए कोशिश की जाएगी कि ये जो 6 लाख से ज्यादा सार्फिन के मुकदमात पेंडिंग है, इन तमाम पेंडिंग मुकदमात को बाज़ाब्ता तौर पर हल कर लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा इसमें से हल कर लिया जाए। और ये आपको बता दें कि 12 नवंबर से ये नेशनल लोक अदालतें शुरू होने जा रही है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र ये वो रियासतें हैं जहां पर कंज्यूमर केसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा है। और इस नेशनल लोक अदालत की खास बात ये होती है कि इसमें कोई एक हिस्सा नहीं होता, केस का कोई एक हिस्सा मामले का नहीं होता, बल्कि किसी भी तरह का मामला हो, इसमें ज्यादातर कोशिश की जाती है सलाह मशवरे से, आपसी समझौते से मामला हल किया जाए और इसका निपटारा किया जाए। तो नेशनल लोक अदालत की खास बात ये होती है, इसीलिए नलसा ने नेशनल लोक अदालत का सहारा लिया है। जो 6 लाख के आसपास मुकदमात ज़ेर इल्तिवा है उसे हल करने में कामयाबी मिल सके, इसका आगाज 12 तारीख से होने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दुनिया की सैर कराते हैं और दुनिया में हिंदुस्तान से जुड़ी हुई भी खबर बताएंगे। आपको बताएंगे कि आलमी इदारे में किस तरह से हिंदुस्तान ने आज चीन का न चाहते हुए भी साथ दिया है। खबर है यूएनएचआरसी से। यूएनएचआरसी से खबर यह है कि चीन का उइगर मुसलमानों के मामले पर हिंदुस्तान ने साथ दिया है, बिलवास्ता तौर पर साथ देता हुआ हिंदुस्तान नजर आया है। सलामती काउंसिल में भारत ने बिलवास्ता तौर पर चीन की मदद की है। वोटिंग में भारत समेत 11 ममालिक गैर हाजिर रहे हैं, यानी कि जो चीन को घेरने की अमेरिकी कोशिश थी उइगर मुसलमानों पर ह्यूमन राइट्स के मामले पर सवाल पूछने के लिए, जांच के लिए, जवाबदेह ठहराने के लिए अमेरिका और यूरोप की जानिब से जो बाज़ाब्ता तौर पर मसौदा पेश किया गया था, जो रेजोल्यूशन प्रपोजल पेश किया गया था यूएन की सलामती काउंसिल में, उस सलामती काउंसिल की उस तजवीज़ पर वोटिंग के दौरान भारत गायब रहा है।
हालांकि इस दौरान ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के म्यांमार और श्रीलंका की भी खबर आई, श्रीलंका पे भी और म्यांमार में भी, और इस तरह से उइगर यानी चीन के मामले पर भी हिंदुस्तान गैर हाजिर रहा है। और इस तरह से जो खबर मिल रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में उइगर मुसलमानों की हैसियत पर चीन का जो रुख रहा है, या चीन को ने जिस तरह से वहाँ इंसानियत का खून किया है, जिस तरह की रिपोर्ट आई है, उइगर मुसलमानों के साथ जिस तरह का सलूक किया है, उसकी जांच हो, उस पर चीन को जवाबदेह किया जाए, जवाबदेह बनाया जाए और चीन किसका हिसाब किताब हो। ये था बाज़ाब्ता तौर पर इस रेजोल्यूशन का या इस तजवीज़ का, करारदाद का बुनियादी मकसद जो अमेरिका और मगरबी लॉबी की जानिब से यूएन के सलामती कौंसिल में लाया गया था। लेकिन इस पूरे मामले पर तमाम मुल्कों ने बाज़ाब्ता तौर पर बहस की। 17 ममालिक में से 17 जो रुकन हैं यूएनएचआरसी के, उनमें से सबों ने बाज़ाब्ता तौर पर बहस की, दलीलें बहुत दी और बहुत ही सफाई के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की मजम्मत की, और ये भी कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, इंसानी हुकूक की पासदारी होनी चाहिए, इंसानी हुकूक पर लंबे लंबे हाँकते हुए ये लंबे लंबे ममालिक आपको नजर आए। लेकिन जैसे ही बात आई कि आप जो कुछ म्यांमार में हो रहा है, जो कुछ उइगर के साथ चीन में हो रहा है, जो कुछ श्रीलंका के में हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, इस पर इन मुल्कों के अंदर जवाबदेही तय की जानी चाहिए, इनका हिसाब लेना चाहिए। जब ये बात और ये तजवीज़ और ये करारदाद सामने में आई और वोटिंग का वक्त आया, तो अपनी बात रखने के बाद ये सब के सब 11 मुल्क गायब नजर आए। इसमें हिंदुस्तान भी हमारा शामिल है। हिंदुस्तान की सरकार ने इस पर अभी तक के वजाहत नहीं पेश की है, जवाब नहीं दिया है कि आखिर गैर हाजिर रहने का असल मकसद क्या है, बुनियादी वजह क्या रही। हिंदुस्तान की जो नुमाइंदा है या हिंदुस्तान की जो नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने वोटिंग से गैर हाजिर रहने का फैसला क्यों किया? क्या न्यूट्रल रहने का ये तरीका है कि हम चीन के भी साथ चले जाएं? क्या न्यूट्रल रहने का डिप्लोमेसी में इतनी गुंजाइश है कि जिस चीन के खिलाफ हम मोर्चाबंदी कर रहे हैं, जिस चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ 10-10 दिन तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिलकर के बात कर रहे हैं, और उस चीन को हम यूएन की सलामती कौंसिल में घेरने के बजाय अमेरिका के खिलाफ जाते हुए चीन के साथ हैं? फिर ये डिप्लोमेसी कैसी है जिसमें बहुत सारे सवालात एक साथ पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में चीन का साथ देता हुआ भारत नजर आया। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC कंट्रीज, उसमें से 17 में से 12 ने जो है इसके खिलाफ वोट दिया है, यानी कि चीन का कहीं ना कहीं उन्होंने साथ दिया है। उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे सिर्फ एक कंट्री जो सोमालिया है, उन्होंने इस फेवर में वोट दिया है कि इसकी तहकीकात हो जाए, इस पर डिस्कशन हो जाए, इस पर डिबेट हो जाए, क्योंकि उइगर मुसलमानों के अंदर जो चीन के अंदर जो हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं सोमालिया की जानिब से उन्होंने सिर्फ इस फेवर में वोट दिया है कि वहाँ पर तहकीकात की जाए और डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए। पाकिस्तान की जानिब से भी उन्होंने चीन के खिलाफ यानी कि चीन का साथ दिया है, और भारत अगर इसके खिलाफ ही अगर जो वो गैर हाजिर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बिलावास्ता कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से उन्होंने उनका साथ दिया है। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो करीब 19 ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट दिया है, और इसके साथ साथ ही 11 जो है वो गैर हाजिर रहे हैं। जब ये कल अक़वाम मुत्तहिदा की जो UNHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से जब ये इस पर बात हो रही थी कि जिनजियान के अंदर जो उइगर मुसलमानों के अंदर चीन की जानिब से मुसलमानों पर ज़्यादती हो रही है, उसके खिलाफ जब कल वोटिंग हो रही तो करीब 47 मेंबरान उसमें जो इस मेंबरान थे, उनमें से 17 ने उनकी जो है फेवर में वोट दिया है। उसके साथ साथ ही 19 ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने उनकी अगेंस्ट वोट दिया है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भी जो है चाइना के हक में वोट दिया है, और भारत की जानिब से उन्होंने जो है वो इससे गैर हाजिर रहे। लेकिन सोमालिया जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से एक वाहिद कंट्री है जिन्होंने इस पर वोट दिया है कि इस पर डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए और तहकीकात भी होनी चाहिए, जिस तरह से चीन के अंदर उइगर मुसलमानों पर ज़्यादती हो रही है। नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम जे के प्रोग्राम जारी रहेगा। कुछ और आलमी और मुल्क की खबरों पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ ही दूसरे पड़ाव में जब आएंगे तो ये सब होगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा तिजारती वक्फा।